यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करें रिवीजन लेक्चर। और आज जो हमारा टॉपिक है रिवीजन का वो है प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, आज हम रिवाइज करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। चलो जरा मैं नोट्स वाले बुक खोल लेता हूँ, समरी नोट्स की लिखने का टाइम बच जाएगा। टोटल देखो, प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत ही सिंपल है। बस थोड़ी सी आपको वैल्यूएशन, डब्ल्यूआईपी की इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड में क्या है। नहीं तो 4 स्टेप में बनने वाली चैप्टर है। ठीक, 4 स्टेप क्या सर? 4 स्टेप क्या बताओ एक बार। तो 4 स्टेप, चाहे वो फीफो का हो या वेटेड एवरेज का। 4 स्टेप क्या है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, सॉरी इक्विवेलेंट यूनिट लिख लो आप, इक्विवेलेंट यूनिट लिख लो, इक्विवेलेंट यूनिट। सेकेंड स्टेप में कॉस्ट पर यूनिट, थर्ड स्टेप में कॉस्ट पर यूनिट, थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे तो सर थर्ड स्टेप में वैल्यूएशन, और चौथे स्टेप में प्रोसेस कॉस्टिंग। कोई सा भी क्वेश्चन आए, चाहे फीफो का हो वेटेड एवरेज का हो, 4 स्टेप में उसका सॉल्यूशन है। चारों स्टेप के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे, ऑटोमेटिक क्वेश्चन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, एक थ्योरी क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से भी कि इंटर प्रोसेस प्रॉफिटेबिलिटी की एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए। ठीक है, यहाँ पे देखो कवरेज में मैंने लिखा है थोड़ा सा बेसिक की प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, फिर उसके बाद वही प्रोसेस अकाउंट, अभी मैंने बताया प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट लिखा हूं, प्रोसेस अकाउंट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट, वैल्यूएशन। एक क्या है कि ये ट्रीटमेंट ऑफ गेन एंड लॉस, कि प्रोसेस कॉस्टिंग में कोई गेन और लॉस हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ये बस 4 स्टेप में पूरी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो प्रोसेस कॉस्टिंग लगता कहाँ पे है? उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लगता होगा जहाँ पे गुड्स 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस से होके गुजरते हैं। मान लो एक कोई मटेरियल है, यहाँ पे प्रोसेस 1 है, इसमें गया, फिर यहाँ से प्रोसेस 2 में ट्रांसफर हुआ, और प्रोसेस 2 में बनने के बाद तब जाके ये फिनिश गुड्स बनता है, फिनिश गुड्स बनता है। तो हमको ज़रूरी है ये पता होना कि इस प्रोसेस में अगर हम कॉस्टिंग करेंगे तभी तो पता चलेगा हर एक प्रोसेस का अपना खर्चा कितना है। ठीक, मटेरियल लगा है, लेबर एंड ओवरहेड हर एक प्रोसेस में अपना लगेगा, इस प्रोसेस में भी लेबर एंड ओवरहेड लगेगा, और फाइनल में आउटपुट बन के तैयार हो जाएगा। ठीक, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है प्रोसेस कॉस्टिंग करने का, वो है जो एडवांटेज में मैंने लिखा भी है, कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट ऑफ आउटपुट एंड मार्केट प्राइस, जिसको मेक एंड बाई डिसीजन भी बोलते हैं। मान लो इस प्रोसेस से मैं गुड्स बनाता हूँ और मेरा कॉस्टिंग आता है 10 रुपीज़। ठीक, इस प्रोसेस से मैं गुड्स बनाता हूँ, प्रोसेस जो पहला प्रोसेस है P1, और मेरा कॉस्टिंग आता है 10 रुपीज़। फिर प्रोसेस 2 में भेजता हूँ तो 10 में और 10 रुपीज़ जुड़ जाता है कॉस्ट, और 20 रुपीज़ कॉस्ट का फिनिश गुड्स में प्रोड्यूस करता हूँ। अगर मान लो मुझे प्रोसेस कॉस्टिंग पता है 10 और 10, तो मैं कंपेरिजन कर सकता हूँ ना। मान लो कि मार्केट में ये जो प्रोसेस से बना के मैं निकाल रहा हूँ सपोज 8 रुपीज़ में मिलता हो, तो मैं मैन्युफैक्चर नहीं करूंगा उस गुड्स को, बेटर टू बाई, या फिर सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर दूंगा, आउटसोर्सिंग कर दूंगा, बाहर से लेके आऊंगा, उस चीज को नहीं बनाऊंगा अगर मैं महंगा बना रहा हूं तो इसके लिए भी प्रोसेस कॉस्टिंग करना जरूरी है। ठीक है, ये था थोड़ा सा बेसिक कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्यों जरूरी है। अब आते हैं प्रोसेस कॉस्ट पे। प्रोसेस अकाउंट पढ़ने से पहले थोड़ा सा ट्रीटमेंट ऑफ लॉस पढ़ते हैं। देखो, लॉस 2 किस्म का होता है, एक नॉर्मल और दूसरा होता है अबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस मीन्स विच इज इनहेरेंट टू द नेचर ऑफ बिजनेस, जो कि बिजनेस के नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप वो बिजनेस करते हैं तो उतना लॉस आप मान के चलिए आपको होगा। ठीक, मैंने मटेरियल में इसको डिटेल में भी बताया था। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस का कॉस्ट हम कस्टमर से रिकवर कर लेते हैं। नॉर्मल लॉस का कॉस्ट कस्टमर से कैसे रिकवर करेंगे? गुड यूनिट्स बियर करते हैं, मतलब कॉस्ट पर यूनिट जो होता है गुड यूनिट्स का, वो हम बढ़ा देते हैं। जो बढ़िया वाले यूनिट है जो लॉस नहीं हुए, उनका कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज कर देते हैं, और ऑटोमेटिक उस सेलिंग प्राइस में कॉस्ट जुड़ा होता है जो गुड्स हम बेच रहे हैं, और कस्टमर से हम बेच के रिकवर कर लेते हैं। अब नॉर्मल लॉस हमेशा हमारे लिए क्या है? कॉस्टिंग पीएल में जाएगा।
ठीक। अब नॉर्मल लॉस मीन्स ओवर एंड अबव नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस से ज़्यादा लॉस जो हो गया वो अब नॉर्मल लॉस है। ये कस्टमर से हम चार्ज नहीं कर सकते, नहीं तो हमारा गुड्स महंगा हो जाएगा, कोई कस्टमर खरीदेगा ही नहीं हमसे। ठीक है, चलो जरा ट्रीटमेंट देखते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में अब नॉर्मल और नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट। देखो नॉर्मल लॉस जब होगा, ये लिखा है ऑब्जर्व बाय गुड यूनिट रिड्यूस फ्रॉम टोटल यूनिट। जैसे कॉस्ट पर यूनिट निकालते हो, कॉस्ट पर यूनिट निकालते हो तो सर टोटल कॉस्ट लोगे डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। नॉर्मल लॉस का कोई रिकवरी है कि नॉर्मल लॉस हो गया, मान लो उस गुड्स को आप स्क्रैप को बेच के कुछ पैसे रिकवर कर सकते हो, तो टोटल कॉस्ट में से उस रिकवरी को घटा दो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, जर्नल एंट्री बात करें तो नॉर्मल लॉस को डेबिट, प्रोसेस कॉस्ट को क्रेडिट करना होता है जब भी नॉर्मल लॉस होता है। ठीक, और जो भी नॉर्मल लॉस से रिकवरी आई तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिकवरी टू नॉर्मल लॉस का अकाउंट बंद हो जाएगा। नॉर्मल लॉस का लेजर बनाने को आए तो देखो यहाँ पे क्या था, नॉर्मल लॉस डेबिट टू प्रोसेस, तो प्रोसेस अकाउंट से डेबिट में लिखोगे, यूनिट लिख दोगे कितना लॉस हुआ था, और जब रिकवरी हुई, जब नॉर्मल लॉस को आपने बेचा तो आप क्या एंट्री करोगे, देखो बैंक से एंट्री नहीं होती, आप पढ़ोगे नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम में कि जो भी जो कॉस्टिंग से रिलेटेड लेजर नहीं है उसके लिए हम एक कॉमन लेजर खोल देते हैं, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट या कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक, तो ये बैंक ही है जो बैंक से हम जो हम क्या वो नॉर्मल लॉस को बेच के रिकवर कर रहे हैं वो। ठीक है, यूनिट यहाँ पे है, रिकवर यहाँ पे मैंने लिखा भी है, यूनिट को जो भी स्क्रैप प्राइस होगा कि कितने में वो बिक रहा है उससे इंटू कर दोगे तो आ जाएगा, सेम अमाउंट यहाँ भी रखना है, लेजर टैली हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला कंसेप्ट है अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस हम कहाँ भेजते हैं, कॉस्टिंग पीएल में। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो टोटल यूनिट्स आप ले आते हो 100 और नॉर्मल लॉस हो जाता है 10%, यानी कि आप 100 यूनिट लेके आओगे जब भी तो 10% लॉस तो हो ही जाएगा, 10% मटेरियल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ये नॉर्मल है। तो 90 यूनिट्स आपको मिलने चाहिए, करेक्ट। पर सपोज आपको मिला 80 यूनिट्स, 10 यूनिट एक्स्ट्रा लॉस हो गया ना आपको, एक्स्ट्रा यूनिट डिस्ट्रॉय हो गए ना आपके। ये जो 10 यूनिट एक्स्ट्रा है ना, जो नॉर्मल से भी ज्यादा 10 यूनिट है, उसको बोलते हैं अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस मीन्स लॉस ओवर एंड अबव नॉर्मल लॉस। ये जो 10 यूनिट था ये तो हम कस्टमर से चार्ज कर लेते हैं, पर ये नहीं करते, ये हमारा नुकसान है, तो इसको हम कॉस्टिंग पीएल में भेजते हैं, इसका जो भी नुकसान का कॉस्ट होता है। ठीक, यही यहाँ पे है कि अब नॉर्मल लॉस डेबिट टू प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस अकाउंट, और जो अब नॉर्मल लॉस है उसको कॉस्टिंग पीएल में भेज दोगे। ठीक है, प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट करोगे, अब नॉर्मल लॉस को डेबिट करोगे, और अब नॉर्मल लॉस को कॉस्टिंग पीएल में भेज दोगे। अगर लेजर में बनाओगे, देखो एंट्री क्या किया था आपने, अब नॉर्मल लॉस टू प्रोसेस, तो अब नॉर्मल लॉस के डेबिट में प्रोसेस अकाउंट से आएगा और कॉस्टिंग पीएल में भेज दोगे। आप बोलोगे सर कॉस्टिंग पीएल में तो भेज रहे हो, ये क्या है रिकवरी। देखो ये जो लेजर है ना, ये जो जर्नल है और नीचे जो लेजर है, नेट ऑफ रिकवरी। मान लो आपको 1 लाख रुपए का लॉस हुआ था, अब नॉर्मल लॉस, पर जो गुड्स लॉस हुए थे वो आपने सेल करके उससे रिकवर कर लिया 10,000, तो आपको कॉस्टिंग पीएल में कितना भेजना चाहिए, कॉस्टिंग पीएल में ऑब्वियसली ये नेट ऑफ रिकवरी 90,000 भेजना चाहिए। तो जो भी अब नॉर्मल यूनिट जो डिस्ट्रॉय हुए हैं उसका कोई सेल प्राइस है, कैसे यहाँ पे नॉर्मल के लिए स्क्रैप वैल्यू दिया था, स्क्रैप प्राइस दिया था, वैसे ही वही स्क्रैप प्राइस पे तो आप ये यूनिट भी बिगड़ा है जो उसको बेच सकते हो, जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप करोगे कि जो भी ये सेल के लिए है कि अब नॉर्मल यूनिट जो बिके हैं, इसका जीएल एक किसके लिए लिखा हूँ, बैंक के लिए, सेल के लिए बेच के जो पैसा आया, ठीक, वो काटने के बाद बैलेंस आप ट्रांसफर करोगे कॉस्टिंग पीएल में। तो देखो अब नॉर्मल गेन क्या होता है, अब नॉर्मल गेन, अब नॉर्मल गेन होता है, मान लो 100 यूनिट्स आप लेके आते हो इनपुट, और जनरली क्या होता है नॉर्मल लॉस 10% है, यानी कि 10 यूनिट खराब होकर आपको 90 मिलने चाहिए। ठीक, लेकिन आपको
रिसीव कितना हुआ, तो सर रिसीव हुआ 95 यूनिट्स, यानी कि सेविंग हो गई नॉर्मल लॉस में। नॉर्मल लॉस होना चाहिए 10 यूनिट पर हुआ सिर्फ 5 यूनिट, सेविंग हो गई नॉर्मल लॉस में, इसको बोलते हैं अब नॉर्मल गेन। अब नॉर्मल गेन, सर ये गेन तो है पर अब नॉर्मल क्यों है? मेरे दोस्त ये बार बार सेविंग नहीं होगी ना। वैसे तो नॉर्मल लॉस 10 यूनिट है तो ये 10 यूनिट ही होगी, एक बार कभी कभी हो गई, इसलिए इसको अब नॉर्मल बोलते हैं कि अब नॉर्मल सेविंग है। ठीक, अब जो अब नॉर्मल गेन यूनिट है, अब नॉर्मल गेन क्या है? जैसे अब नॉर्मल लॉस हम कॉस्टिंग पीएल में एज अ लॉस चार्ज करते हैं, डेबिट करते हैं कॉस्टिंग पीएल को, तो अब नॉर्मल गेन हमारे लिए गेन है, प्रॉफिट है, तो कॉस्टिंग पीएल को क्रेडिट करेंगे। ठीक, चलो प्रोसेस डेबिट टू अब नॉर्मल गेन, पहला एंट्री, और दूसरा जो भी अब नॉर्मल गेन है उसको कॉस्टिंग पीएल में भेज दोगे। यहाँ पे आ जाओ, लेजर बनाते हो जब, पहला एंट्री क्या है? प्रोसेस डेबिट टू अब नॉर्मल गेन। अब नॉर्मल गेन यहाँ पे क्रेडिट साइड में आप लिख दोगे प्रोसेस अकाउंट। जब लेजर की पोस्टिंग करोगे तो जो भी यूनिट होगा और जितना भी कॉस्ट होगा अब नॉर्मल का, ठीक है, जितना भी कॉस्ट आया होगा उसको, इसको कॉस्टिंग पीएल में भेजना है सेकेंड एंट्री में, अब नॉर्मल गेन टू कॉस्टिंग पीएल। ठीक, तो यहाँ कॉस्टिंग पीएल में भेज रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो अब नॉर्मल लॉस, जो भी अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस यूनिट, जो भी ये अब नॉर्मल गेन यूनिट्स है ना, अब नॉर्मल गेन यूनिट, इसमें स्क्रैप की रिकवरी जो है उसको एज अब नॉर्मल लॉस एंट्री करके लिखोगे, बैलेंस आप कॉस्टिंग पीएल में भेजोगे। क्यों ऐसा करते हैं? लॉजिक इंपॉर्टेंट है कि करते क्यों ऐसा है। देखो ये जो अब नॉर्मल गेन से मान लो 1 लाख रुपया है, 1 लाख, ये पूरा की पूरा कॉस्टिंग पीएल में भेजने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये 10,000 यूनिट का है, कि 10,000 यूनिट आपको अब नॉर्मल गेन हो गया। अगर स्क्रैप का प्राइस है कि स्क्रैप होता तो आप 1 रुपीज में बेचते, तो ये तो अब नॉर्मल गेन नहीं भी होता और नॉर्मल लॉस हो जाता है। अब नॉर्मल गेन का मतलब क्या? नॉर्मल लॉस होने वाली यूनिट को आपने बचा लिया। अब नॉर्मल लॉस भी हो जाता तब भी तो हम इतने में बेच देते ना उसको, तो इतना प्राइस हटाने के बाद बचा हुआ हमारा कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। ठीक, 10,000 इंटू स्क्रैप यूनिट में, अब नॉर्मल गेन यूनिट में स्क्रैप का अमाउंट जोड़ दोगे कि स्क्रैप की रिकवरी, स्क्रैप प्राइस कितना है, कितने में स्क्रैप बिकता है, तो वो डालने के बाद बचा हुआ कॉस्टिंग पीएल में जाएगा, क्योंकि उतना पैसा हम ऐसे भी लॉस होने के बावजूद रिकवर कर सकते थे एज ए स्क्रैप बेच के। ठीक है, चलो पहला तो था ये गेन और लॉस की ट्रीटमेंट। सेकेंड जो है कंसेप्ट वो हम लेते हैं, प्रोसेस अकाउंट देखते हैं जरा, आ जाओ ऊपर। दिस इज प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट जितना भी एक्सपेंस आता है उस प्रोसेस में होता है, सारे एक्सपेंस से डेबिट होता है। अब प्रोसेस से जितनी भी ट्रांसफर हो जाती है, ट्रांसफर सबसे क्रेडिट होता है। यहाँ देखो जितने भी खर्चे हैं, ओपनिंग स्टॉक कुछ प्रोसेस में बचा था उसका खर्चा, करंट ईयर में मटेरियल आया उसका खर्चा, लेबर लगा, ओवरहेड लगा, सबसे डेबिट हुआ है। और जो भी यूनिट बन के ट्रांसफर हो गए या फिर लॉस हो गया उससे क्रेडिट हुआ है। जैसे कि फिनिश गुड्स या ट्रांसफर गुड्स हो गए, उससे क्रेडिट किया है प्रोसेस अकाउंट को। अब नॉर्मल लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, इन तीनों की वैल्यूएशन तो अभी हम देखेंगे कि इनका कॉस्ट कैसे आएगा, कि कॉस्ट अब नॉर्मल लॉस का कितना है, फिनिश गुड्स का कितना है, क्लोजिंग स्टॉक का कितना है। नॉर्मल लॉस में क्या लेते हैं? जो भी नॉर्मल लॉस यूनिट है उसका रिकवरी, क्योंकि कॉस्ट में से तो अभी मैंने ऊपर बताया था ना आपको, ये कॉस्ट में से नॉर्मल लॉस यूनिट की रिकवरी घटाया जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस यूनिट की रिकवरी हम घटा देंगे। ठीक, कैसे निकलेगा? यूनिट में से रिकवरी रेट जो भी होगा कि कितने में वो बिक रहा है वो इंटू करने के बाद एक आता है। देखो एक बार में, ताकि अब नॉर्मल गेन हो सकता है या अब नॉर्मल लॉस हो सकता है, हमने पढ़ा ना अब नॉर्मल गेन या अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस मतलब नॉर्मल से भी ज्यादा जो लॉस हो गया। अब नॉर्मल गेन मतलब नॉर्मल से हमने ज्यादा सेव कर लिया। नॉर्मल लॉस में जो यूनिट होते, नॉर्मल लॉस होने का उसमें हमने सेविंग कर ली, तो ताकि लॉस हो सकता है, एक्स्ट्रा लॉस या सेविंग हो सकता है, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। तो क्वेश्चन में अगर अब नॉर्मल लॉस है तो अब नॉर्मल गेन नहीं होगा, क्वेश्चन में अगर अब नॉर्मल गेन है तो अब नॉर्मल लॉस नहीं होगा।
ठीक। चलो एक बार एक फॉर्मेट देख लो आप कि सर ओपनिंग लेंगे, मटेरियल लेंगे जो इंट्रोड्यूस हुआ है, प्रोसेस में लगा है, लेबर, ओवरहेड, इधर नॉर्मल लॉस की रिकवरी घटा देंगे, जो भी गुड्स बन के ट्रांसफर हो गए वो हटा देंगे, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हो जाएगी और प्रोसेस अकाउंट में बचा क्या एक, ताकि नॉर्मल लॉस होगा टैली करनी चाहिए प्रोसेस अकाउंट, तो बैलेंस होना चाहिए, या फिर अब नॉर्मल गेन होगा, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। चलो प्रोसेस अकाउंट देख लिया आपने, बस याद रखना है आपको, क्वेश्चन पे अभी प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रेजेंटिंग यूनिट इन टर्म्स ऑफ फिनिश गुड्स। मतलब अगर कोई यूनिट इनकम्प्लीट है तो उसको भी इन टर्म्स ऑफ फिनिश गुड्स की, फिनिश गुड्स में बनने के लिए वो कितना परसेंट, देखो जैसे फॉर एग्जांपल 100 यूनिट है एंड 40% ही कंप्लीट है, तो ये लगभग 40 कंप्लीटेड यूनिट्स के बराबर है। इसी को तो बोलते हैं इक्विवेलेंट यूनिट, रिप्रेजेंटिंग यूनिट इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटेड यूनिट, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट यूनिट। अब यहाँ पे आओ, इक्विवेलेंट यूनिट में अगर कुछ ना दे, इक्विवेलेंट यूनिट निकालते कैसे हैं, यूनिट को परसेंटेज कंप्लीशन इनटू करके, अभी हम भी निकाल रहे थे ना 100 यूनिट को 40% इनटू करके। लेकिन कंसेप्ट यहाँ पे क्या है कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो आप एज्यूम करना कि अब नॉर्मल लॉस 100% कंप्लीट है, कि 100% गुड्स बनने के बाद, खर्चा लगने के बाद लॉस हो गया। नॉर्मल लॉस का परसेंटेज कंप्लीशन 0% लेना, परसेंटेज कंप्लीशन कि वो नॉर्मल लॉस तो वही है ना कि मटेरियल में इतना लॉस हो ही जाएगा अगर हम ये बिजनेस करते हैं तो वो 0% कंप्लीटेड, वो लॉस हो गया। लॉस हो गया तो हम उस गुड्स को बनाएंगे थोड़ी ना, डिस्ट्रॉय हो गया गुड्स। अब नॉर्मल गेन, अब नॉर्मल गेन मतलब वही कि वो यूनिट हमने बचा लिया, वो एक्स्ट्रा हमारे बच गया अब नॉर्मल लॉस में से, तो वो अब नॉर्मल गेन है, तो इसको तो हम बना के बेचेंगे, तो जब हम बनाएंगे तो 100% कंप्लीट होगा, तो इसका भी कंप्लीशन क्या मानेंगे, 100%। फिनिश गुड्स ये तो ऑलवेज 100% कंप्लीटेड होता है, जो गुड्स को कंप्लीटली आप बनाए हो 100% कंप्लीटेड, परसेंटेज कंप्लीशन अगर ना दिया हो तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा दिया रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक का परसेंटेज कंप्लीशन की, क्लोजिंग स्टॉक कितना परसेंट कंप्लीट है, पहला तो ये कि परसेंटेज कंप्लीशन ना दे तो। सेकेंड कंसेप्ट देखो, कि परसेंटेज कंप्लीशन हो सकता है कि मटेरियल का अलग हो एंड लेबर एंड ओवरहेड का अलग हो, तो अगर जितना मटेरियल का अलग है तो आप अलग बनाओगे, लेबर एंड ओवरहेड दोनों का अलग अलग है तो अलग बनाओगे, या एक साथ में दिया है कि लेबर भी 50% एंड ओवरहेड भी 50%, तो एक ही में ले सकते हैं। ठीक, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी चीज में मटेरियल 100% लग चुका है, लेबर एंड ओवरहेड 50% लगा है, यानी कि मटेरियल पूरी डल चुकी है उसमें, उस प्रोसेस में, बस उसको बनाना है, लेबर लगाना है, कारीगर काम करेगा, एंड ओवरहेड जो काम करेगा उसमें रेंट वगैरह, बिजली वगैरह का खर्चा आएगा। तो हो सकता है कि मटेरियल का परसेंटेज कंप्लीशन और लेबर एंड ओवरहेड का परसेंटेज कंप्लीशन अलग हो, अलग होगा, हम अलग अलग निकाल लेंगे इक्विवेलेंट यूनिट। ठीक है, चलो इक्विवेलेंट यूनिट जब भी निकालोगे, मैंने क्या बताया, नॉर्मल लॉस के लिए 0% लोगे परसेंटेज कंप्लीशन, अब नॉर्मल लॉस 100% जब तक कुछ ना दे, अगर अब नॉर्मल लॉस दिया है कि कितना परसेंट कंप्लीट है, मान लो बोला सर 100% मटेरियल है, 70% ही है, तो 70% लोगे। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा देगा, गिवन होगा, अभी मैंने बताया। अब नॉर्मल गेन हमेशा 100% कंप्लीटेड मानते हैं, इसको निगेटिव में आपको लेना है। ठीक है, बच गया ये यूनिट कंप्लीटेड, इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, यहाँ मैंने दे रखा है वैल्यूएशन का यूनिट कंप्लीटेड। देखो इस साल मान लो 1000 यूनिट कंप्लीट हुआ, ठीक है, 1000 यूनिट, मान लो ओपनिंग था 200। अगर हम फीफो मेथड एज्यूम करते हैं, अगर हम फीफो मेथड एज्यूम करते हैं कि फीफो मेथड से हो रहा है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले कौन सा यूनिट कंप्लीट हुआ होगा, पहले ये कंप्लीट हुआ होगा उस 1000 में 200,
ओपनिंग कंप्लीट हुआ होगा 200। अब बैलेंस जो 800 है ना, वो करेंट ईयर में करेंट ईयर के यूनिट्स बन के कंप्लीट हुए होंगे। ठीक, फीफो मेथड में क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो है पहले ओपनिंग है उसको कंप्लीट किया है, फिर करेंट ईयर वाले मटेरियल में से कंप्लीट किया है। बट अगर वेटेड एवरेज है तो यहाँ कंसेप्ट क्या आता है, वेटेड एवरेज में हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज का मतलब क्या है कि टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, इसी को बोलते हैं वेटेड एवरेज। कि कॉस्ट भी पूरा ले लीजिए और क्वांटिटी भी पूरा ले लीजिए, तो क्वांटिटी में आपको ओपनिंग और करेंट ईयर में डिवाइड करने की जरूरत नहीं। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे डिफरेंस कि कंप्लीटेड यूनिट्स में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालते टाइम वेटेड एवरेज में डायरेक्ट हमें पूरा ले लेना है कि 1000 यूनिट सीधा कंप्लीटेड, परसेंटेज कंप्लीशन 100%। पर फीफो मेथड में हमें डिवाइड करना है ओपनिंग कितना और करेंट ईयर कितना। ठीक, कंप्लीटेड जो यूनिट है ओपनिंग कितना, करेंट ईयर न्यू ईयर मतलब इस साल का कितना कंप्लीट हुआ ये। पर यही एवरेज वेटेड एवरेज मेथड होता तो सीधा कंप्लीटेड यूनिट ले लेते ये 1000, यहाँ पे क्या होता 200 800। ठीक है, ये डिफरेंस है एक। अब यहाँ पे अगर हम बना रहे हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, तो यहाँ जो यूनिट कंप्लीटेड है, जितना यूनिट कंप्लीट हुआ उसका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाने के लिए अगर वेटेड एवरेज मेथड है तो ये करने की जरूरत नहीं है, सीधा कंप्लीटेड यूनिट्स लिखोगे, मटेरियल भी 100% कंप्लीट और लेबर एंड ओवरहेड भी 100% कंप्लीट। क्यों, क्योंकि कंप्लीटेड यूनिट्स का क्या होता है, यूनिट जो गुड्स बन चुके हैं 100%। लेकिन अगर फीफो मेथड हुआ तो फीफो मेथड में आप क्या करोगे, फीफो मेथड में कि जो यूनिट कंप्लीटेड है ना उसको बांटोगे करेंट ईयर में, और करेंट ईयर के यूनिट में और ओपनिंग के यूनिट में। करेंट ईयर जो बने हैं वो तो 100% ही कंप्लीट हुए होंगे। फीफो मेथड में बांटोगे करेंट ईयर वाले यूनिट एंड ओपनिंग यूनिट, करेंट ईयर वाला तो 100% इसी साल बनाया ना, इसी साल का आया हुआ यूनिट है। ओपनिंग जो है यहाँ पे कंसेप्ट है कि ओपनिंग, मान लो ओपनिंग दिया है कि ओपनिंग स्टॉक 2000 है, 200 है जो हमारे क्वेश्चन में था, उसमें मटेरियल 100% लग चुका है, लेबर एंड ओवरहेड 40% लग चुका है। अब देखो ओपनिंग का मैंने क्या लिखा है कि सर ओपनिंग के लिए हमेशा क्वेश्चन में देगा, ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन की उनका परसेंटेज कंप्लीशन कितना है। हमें लेना क्या है, अगर मटेरियल बाई बताओ कि ओपनिंग में 100% मटेरियल यूज हो चुका है तो इस साल क्या उसमें फिर से मटेरियल डालेंगे ओपनिंग स्टॉक वाले में, नहीं ना, क्योंकि उसमें तो मटेरियल डल चुकी है। तो यहाँ बैलेंस परसेंटेज लेना है, यहाँ पे बैलेंस परसेंटेज लेना है। अब मटेरियल पूरा डल गया तो इस साल 0% डलेगा, इस साल मटेरियल यूज ही नहीं होगा। ठीक, वैसे ही लेबर एंड ओवरहेड में देखो, ओपनिंग में लेबर एंड ओवरहेड का खर्चा 40% यूज हो चुका है, लेबर एंड ओवरहेड 40% काम कर चुका है उसमें, तो बचा हुआ 60% इस साल यूज करेंगे, बचा हुआ 60% लेबर एंड ओवरहेड इस साल लगाएंगे उसमें, तब जाके वो कंप्लीट होगा। ठीक, यहाँ पे एक चेंज है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाते टाइम वेटेड एवरेज मेथड एंड फीफो मेथड में, लिख लो यहाँ पे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाते टाइम सिर्फ कंप्लीटेड यूनिट्स के लिए, ये तो सेम है कंसेप्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो यूनिट कंप्लीट हुए हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाते टाइम कंप्लीटेड यूनिट्स के लिए फीफो एंड वेटेड एवरेज में थोड़ा चेंज है। वेटेड एवरेज में तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट लेते हैं वेटेड एवरेज के लिए, तो सीधा ही पूरा कंप्लीटेड यूनिट्स ले लेंगे, कंप्लीटेड यूनिट्स 100% कंप्लीटेड इन ऑल एस्पेक्ट, 100% मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड। पर फीफो मेथड में हम डिवाइड करेंगे ओपनिंग कितना कंप्लीट हुआ टोटल कंप्लीटेड में से और करेंट ईयर कितना। ठीक, ओपनिंग करेंट ईयर तो 100% लेबर एंड ओवरहेड लग के कंप्लीट हुआ ओपनिंग, जितना ऑलरेडी लग चुका है उतना तो अब नहीं लगाएंगे ना, मान लो मटेरियल 40% लग चुका था ओपनिंग स्टॉक में, तो इस बार 60% ही लगाएंगे, हो जाएगा कंप्लीट। सिर्फ बैलेंस परसेंटेज कि बैलेंस कितना अनकंप्लीटेड है उतना ही हमें लगाने की जरूरत है। ठीक, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ जाएगा। यहाँ पे नोट्स क्या लिखा है चैप्टर के एंड में बताऊंगा। आओ कॉस्ट पर यूनिट,
देखो 4 स्टेप में से 2 स्टेप हमने देख लिया है। एक तो प्रोसेस अकाउंट का मैंने फॉर्मेट बता दिया, दूसरा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बता दिया कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन सिंपल यूनिट इंटू परसेंटेज कंप्लीशन। परसेंटेज कंप्लीशन ना दे, नॉर्मल लॉस का तो हमेशा ही 0 होता है, अब नॉर्मल लॉस का 100% मान लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का दिया ही होगा, यूनिट कंप्लीटेड कंप्लीटेड यूनिट का वैसे 100% होता है, मटेरियल एंड ओवरहेड उसमें 100% लगे होते हैं। लेकिन अगर फीफो मेथड है, वेटेड एवरेज है, तब तो ठीक है। फीफो मेथड है तो ओपनिंग एंड करेंट ईयर यूनिट, क्योंकि पहले ओपनिंग वाला बना होगा फिर करेंट ईयर वाला बना होगा, तो ओपनिंग में उतना परसेंट ही लेंगे जितना परसेंट इस साल लगाया, यानी कि बैलेंस परसेंट जो ऑलरेडी ओपनिंग में लग चुके हैं उतना तो मटेरियल इस बार नहीं लगाएंगे, और करेंट ईयर वाले में पूरा मटेरियल एंड पूरा लेबर एंड ओवरहेड लगा होगा। ठीक, चलो तीसरा जो कंसेप्ट है वो है कॉस्ट पर यूनिट। तीसरा जो कंसेप्ट है यहाँ पे फीफो और वेटेड एवरेज का नीचे दिया हुआ है, फीफो एंड वेटेड एवरेज का नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तीसरा जो कंसेप्ट है वो है कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलता है, नाम ही में जुड़ा हुआ है, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल यूनिट, है ना। अब देखो मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट निकालना हो तो मटेरियल का कॉस्ट ले लो और मटेरियल का इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड कर दो, ये रहा मटेरियल का इक्विवेलेंट यूनिट। लेबर एंड ओवरहेड का निकालना हो सकता है, अगर लेबर एंड ओवरहेड का परसेंटेज अलग हो तो ओवरहेड अलग बनाएंगे यहाँ पे, लेकिन जनरली लेबर एंड ओवरहेड सेम देता है, नहीं तो एग्जाम में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए परसेंटेज सेम देता है, मैंने एक ही मान के ले लिया है। तो लेबर एंड ओवरहेड का कॉस्ट ले लो ऊपर और लेबर एंड ओवरहेड का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से डिवाइड कर दो तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। लेकिन मटेरियल का जब कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हो तो मटेरियल में तो कुछ नॉर्मल लॉस मटेरियल भी होगा, है ना। यूनिट में से तो नॉर्मल लॉस मटेरियल घट चुके हैं, यूनिट में से घट चुके हैं क्योंकि परसेंटेज कंप्लीशन 0 लिया था, तो ऊपर कॉस्ट में से भी उसकी रिकवरी घटानी पड़ेगी ना। जो रिकवर हो गया उतना कॉस्ट तो हमारा रिकवर हो गया उसको बेच के, नॉर्मल लॉस जो स्क्रैप हो गए थे स्क्रैप को बेच के कुछ कॉस्ट रिकवर हो गया, तो नॉर्मल लॉस की वजह से जो रिकवरी हुई वो घटाना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, नॉर्मल लॉस की यूनिट इनटू जो भी रिकवरी प्राइस दिया हो, स्क्रैप प्राइस दिया हो कि इतने में स्क्रैप बिकता है, सिंपल। चलो 3 स्टेप कंप्लीट हुआ, प्रोसेस अकाउंट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट। एक और कंसेप्ट है इसमें, कैसे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में कंसेप्ट था, कॉस्ट पर यूनिट में भी कंसेप्ट है। यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा है, नीचे लिखा है, मैं अभी दिखाऊंगा। कॉस्ट पर यूनिट में ये कंसेप्ट है कि अगर वेटेड एवरेज मेथड है तो हम कॉस्ट पर यूनिट में कॉस्ट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट ले रहे हैं ना, और फीफो मेथड है तो हम लोग कॉस्ट पर यूनिट के लिए क्या करते हैं, कॉस्ट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट। वेटेड फीफो मेथड है तो सिर्फ करेंट ईयर का कॉस्ट लोगे आप, जैसे मटेरियल का निकाल रहे हो कॉस्ट पर यूनिट, तो मटेरियल का करेंट ईयर का कॉस्ट डिवाइड बाय मटेरियल का इक्विवेलेंट यूनिट। लेबर का निकाल रहे हो, लेबर का करेंट ईयर का कॉस्ट डिवाइड बाय लेबर का इक्विवेलेंट यूनिट। पर वेटेड एवरेज मेथड ले रहे हो, ओपनिंग का कॉस्ट प्लस करेंट ईयर का कॉस्ट दोनों लोगे डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट। यानी कि फॉर एग्जांपल मटेरियल का निकाल रहे हो कॉस्ट पर यूनिट वेटेड एवरेज मेथड में, तो ओपनिंग स्टॉक में जो मटेरियल है वो भी लोगे कॉस्ट में, करेंट ईयर में जो मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ है उसका भी खर्चा लोगे और डिवाइड करोगे मटेरियल की इक्विवेलेंट यूनिट से। वैसे ही लेबर एंड ओवरहेड का, ओपनिंग में जो लेबर एंड ओवरहेड है वो भी लोगे, करेंट ईयर की जो लेबर एंड ओवरहेड का खर्चा है वो भी लेके जोड़ दोगे करेंट ईयर का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से डिवाइड करोगे। क्यों जोड़ रहे हैं ओपनिंग का खर्चा इसमें, बताओ। देखो वेटेड एवरेज का मतलब क्या है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट, है कि नहीं। एक बात बताओ, कॉस्ट में यूनिट में अगर हम ओपनिंग भी ले चुके हैं, क्या हमने यूनिट में इक्विवेलेंट यूनिट बनाते टाइम कंप्लीटेड यूनिट को बांटा था ओपनिंग और करंट ईयर में, नहीं, दोनों को माना था ऐसा कि इसी साल कंप्लीट हुआ हो। ओपनिंग भी यूनिट ले लिया, करंट ईयर भी टोटल कंबाइंड कर दिया, तो कॉस्ट भी तो दोनों का लेना पड़ेगा ना, जब यूनिट दोनों का है इसके अंदर तो। पर इसको निकालते टाइम तो यूनिट नहीं लिया था ना, ओपनिंग का सिर्फ उतना ही यूनिट लिया था इक्विवेलेंट यूनिट जितना इस बार बना है, यानी कि सिर्फ इस बार बना हुआ यूनिट लिया है इसमें,
तो इस बार का ही खर्चा लगेगा। इसमें दोनों यूनिट ऑलरेडी कंबाइंड है, ओपनिंग भी और करंट ईयर भी, तो दोनों का कॉस्ट कंबाइन होगा। इसी को वेटेड एवरेज बोलते हैं, समेशन ऑफ कॉस्ट डिवाइड बाय समेशन ऑफ यूनिट, इसीलिए इसका नाम वेटेड एवरेज है। चलो ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड में और फीफो मेथड में दो जगह चेंज, एक तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालते टाइम कंप्लीटेड यूनिट, ठीक है, सेकेंड कॉस्ट पर यूनिट निकालते टाइम, ठीक। चलो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि फीफो मेथड में कॉस्ट पर यूनिट कंसीडर ओनली करंट ईयर कॉस्ट, वेटेड एवरेज में कॉस्ट पर यूनिट के लिए ओपनिंग कॉस्ट प्लस करंट ईयर कॉस्ट, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन देखें। अच्छा चलो वैल्यूएशन, अच्छा एक बात बताओ, ये पॉइंट पढ़ने से पहले सॉरी देखो, फीफो मेथड लगाने के लिए ओपनिंग स्टॉक का परसेंटेज कंप्लीशन देना जरूरी है, नेसेसरी है, नहीं तो फीफो मेथड लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि कंप्लीटेड यूनिट में तो ओपनिंग और करंट ईयर दोनों डिवाइड कर रहे थे, और ओपनिंग का बैलेंस जो इस साल जितना परसेंट कंप्लीट हुआ है उतना ही ले रहे थे, क्योंकि कॉस्ट करंट ईयर का लेना है फीफो मेथड में। तो परसेंटेज कंप्लीशन नहीं दिया तो फीफो मेथड नहीं लग पाएगा, तो उसके लिए परसेंटेज कंप्लीशन देना जरूरी है। वेटेड एवरेज मेथड लगाने के लिए परसेंटेज कंप्लीशन नहीं चाहिए, हम सीधा ही कंप्लीटेड यूनिट मान लेते हैं, लेकिन एक चीज चाहिए, ओपनिंग स्टॉक में इंडिविजुअल मटेरियल का कॉस्ट कितना है, लेबर एंड ओवरहेड का कॉस्ट कितना है, इंडिविजुअल कॉस्ट आइटम देना जरूरी है। क्यों? मटेरियल का जब कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, मटेरियल का जब कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, तो मैंने क्या बताया था आपको अभी, मटेरियल का जब कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, इरेज कर दिया क्या, कोई दिक्कत नहीं, मटेरियल का जब कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो मैंने क्या बताया था, वेटेड एवरेज में कॉस्ट में दोनों लेंगे, ओपनिंग का भी मटेरियल का कॉस्ट और करेंट ईयर का भी। अब जब ओपनिंग स्टॉक में मटेरियल का खर्चा कितना है देगा ही नहीं तो कैसे लोगे, लेबर एंड ओवरहेड का निकालोगे वेटेड एवरेज में, तो मैंने क्या बोला था, कॉस्ट में दोनों लोगे, ओपनिंग का लेबर एंड ओवरहेड, ओपनिंग स्टॉक में लेबर एंड ओवरहेड कितना जुड़ा है, प्लस करेंट ईयर के स्टॉक में लेबर एंड ओवरहेड कितना जुड़ा है, करेंट ईयर जो यूनिट बने हैं। अब ओपनिंग का अगर आपको मालूम ना हो लेबर एंड ओवरहेड ओपनिंग स्टॉक में कितने हैं, तो ये संभव नहीं है वेटेड एवरेज मेथड लगाना, ठीक। तो अगर कोई मेथड पूछेगा तो 100% आपसे वैसे ही करेगा, अगर वेटेड एवरेज पूछा है तो ओपनिंग स्टॉक में डिवाइड करके देगा, मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड कितना है। अगर फीफो मेथड पे है तो ओपनिंग स्टॉक का परसेंटेज कंप्लीशन डिवाइड करके देगा, मटेरियल में कितना कंप्लीट हुआ है, लेबर एंड ओवरहेड में कितना कंप्लीट हुआ है, ठीक। चलो जब कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, लास्ट एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, नीचे आ जाओ, जब कॉस्ट पर यूनिट आ गया, कॉस्ट पर यूनिट आ गया मटेरियल का भी लेबर एंड ओवरहेड का भी, कैसे आया सर, अभी तो देखे हैं, कॉस्ट माइनस रिकवरी मटेरियल का डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट, इसमें सर लेबर एंड ओवरहेड का कॉस्ट ले लो और इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड कर दो, कॉस्ट पर यूनिट मान लो ये 10 आया, ये 20 आया, टोटल कितना आया 30। देखो अब अगर हम वैल्यूएशन करते हैं तो कंप्लीटेड जो यूनिट है, कंप्लीटेड यूनिट, उसमें तो देखो पूरा मटेरियल का भी खर्चा कंप्लीटेड यूनिट में मटेरियल लगा होगा, लेबर एंड ओवरहेड लगा होगा, है ना, मटेरियल में भी पूरे यूनिट बने हैं तो पूरा 100% होगा, इक्विवेलेंट यूनिट से आप ले लेना सबसे बढ़िया, जितना भी यूनिट होगा वो इक्विवेलेंट यूनिट, लेबर एंड ओवरहेड के लिए जितना यूनिट होगा वो इंटू कर दो 10 से, मटेरियल के लिए इंटू कर दो 20 से, और जो आएगा ये कंप्लीटेड यूनिट का कॉस्ट। अगर निकालना हो तो क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट निकालना हो तो क्लोजिंग स्टॉक में मटेरियल कितना लगा है, लेबर एंड ओवरहेड कितना लगा है, लेबर एंड ओवरहेड कितना लगा है, मान लो मटेरियल कहाँ से लोगे, इक्विवेलेंट यूनिट क्लोजिंग स्टॉक कितना बना है, मान लो मटेरियल 100 बना है इक्विवेलेंट यूनिट और इसमें 80 बना है, जोड़ दोगे
मटेरियल का कॉस्ट 10, इसका कॉस्ट 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज क्या कॉन्सेप्ट है कि कंप्लीटेड यूनिट में तो दो कंसेप्ट था ना, एक फीफो में और एक वेटेड एवरेज में। बताओ वेटेड एवरेज में तो हम बाइफरकेट कर ही नहीं रहे हैं, पूरा कंप्लीटेड यूनिट को मान रहे हैं, जैसे कि इसी बार कंप्लीट हुआ है तो पूरा कंप्लीटेड यूनिट लोगे और कॉस्ट पर यूनिट से इनटू कर दोगे पर कॉस्ट निकालने के लिए कि टोटल कॉस्ट कितना है उस यूनिट का जो इस बार बना है। पर फीफो मेथड में आपको ओपनिंग अलग से और करेंट ईयर का अलग से निकालना पड़ेगा। करेंट ईयर में तो जो भी यूनिट है इसको कॉस्ट पर यूनिट से इनटू करोगे तो आ जाएगा टोटल। ओपनिंग में एक तो ओपनिंग का खर्चा लगा ही है, ओपनिंग कॉस्ट दिया होगा आपके क्वेश्चन में, प्लस करेंट ईयर में जो मटेरियल लेबर इस पे खर्च हुए हैं, करेंट ईयर का जो कॉस्ट वो जोड़ दोगे तब आ जाएगा ओपनिंग का कॉस्ट, और करेंट ईयर का कॉस्ट और ये जोड़ दोगे तो आ जाएगा कंप्लीटेड यूनिट का कॉस्ट। क्वेश्चन करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। इतना सा चैप्टर है, प्रोसेस। आ जाओ, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फीफो मेथड। तीन टॉपिक में क्वेश्चन को डिवाइड किया है मैंने। एक तो फीफो मेथड का अलग से सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि स्टडी मैट का ये है, पास्ट ईयर ये है, एडिशनल क्वेश्चन ये है, टेस्ट योर नॉलेज का ये है। वैसे ही वेटेड एवरेज का मिलेगा, और कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे कोई वैल्यूएशन लगाने की जरूरत नहीं, यानी कि ओपनिंग स्टॉक दे है ही नहीं उस क्वेश्चन में, वैसे टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं। वो सिंपल टाइप के क्वेश्चन अलग से दिया हुआ है मैंने। फीफो मेथड का अलग, वेटेड एवरेज का अलग, एंड वैल्यूएशन नॉर्म जिसमें लगाने की जरूरत नहीं, ओपनिंग स्टॉक वगैरह कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको अलग। चलो एक यहाँ पे क्वेश्चन है, देखते हैं। नवंबर 18 में पूछा है 5 मार्क्स का। फीफो मेथड से निकालना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। दोनों हमने देखा है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पे कह रहा है ओपनिंग, जब फीफो मेथड लगाने के लिए क्या जरूरी है, ओपनिंग का परसेंटेज जरूरी है। ठीक, चलो ओपनिंग का परसेंटेज जरूरी है। क्या दिया है परसेंटेज कंप्लीशन? हाँ दिया है, तो यानी कि फीफो मेथड लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। ओपनिंग दिया है 3000 यूनिट, इतना परसेंट कंप्लीट। करंट ईयर इंट्रोड्यूस दिया है, यहाँ पे अगर लिखोगे, मान लो प्रोसेस अकाउंट बनाओगे, पूछा नहीं है, मैं शॉर्टकट में एक बनाता हूँ प्रोसेस अकाउंट, सिर्फ यूनिट वाला खोलूँ। प्रोसेस में तो यूनिट रुपीज दोनों होते हैं ना, हम वैल्यूएशन अमाउंट वाला कॉलम नहीं रखते, सिर्फ यूनिट टैली करने के लिए। 3000 ओपनिंग यूनिट था, इंट्रोड्यूस कितना हुआ है इसमें, टोटल कितना हो गया 20,000। ये करेंट ईयर का कॉस्ट है। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, कंप्लीटेड यूनिट कितना है, 2 और बाई मत लिखो अभी, ये तो सिंपली समझने के लिए है। कंप्लीटेड यूनिट है 15,000। क्लोजिंग स्टॉक है 2200। नॉर्मल लॉस कह रहा है कि 12% ऑफ इनपुट, इनपुट में क्या लेना है, इंक्लूडिंग इनपुट इन द प्रोसेस ऑफ बिगिनिंग। इनपुट ये है ना इस साल का इंट्रोड्यूस, प्लस कह रहा है बिगिनिंग में जो आया है ना ओपनिंग स्टॉक, वो दोनों को जोड़ के 12%, वो दोनों को जोड़ के 12%, कैलकुलेटर है, वो दोनों को जोड़ के 12%, 20,000 का 0.12। नॉर्मल लॉस 2400, प्रोसेस अकाउंट में यही लिखा था नॉर्मल लॉस, इधर कंप्लीटेड यूनिट क्लोजिंग स्टॉक। सिर्फ अभी यूनिट का बता रहा हूँ कि आप यूनिट टैली करो। बताओ यहाँ 20,000 टैली हो गया क्या? 20,000 माइनस 2400 माइनस 400 बैलेंस बच रहा है, वो क्या होगा? तो वो होगा सर अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस 400 है।
ठीक। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालना है। देखो फीफो मेथड में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं, ये तो अबनॉर्मल लॉस निकालने के लिए मैंने सिर्फ प्रोसेस अकाउंट बताया। यहाँ पे आते हैं, इसको मैं मिटा दूं, चलो इसको यहाँ पे टिक कर लेते हैं कि यहाँ पे उतना ही निकाला है इन्होंने भी, कि सर कंप्लीटेड इतना है, नॉर्मल लॉस 2400, अब नॉर्मल इतना, क्लोजिंग स्टॉक इतना, ठीक है। नीचे दिया हुआ है ये चीज, तो मैं अब अपना बनाया हुआ इरेज कर देता हूँ थोड़ा। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन देखते हैं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट में देखो फीफो मेथड में मैंने क्या बताया था कि यहाँ तो पहले पर्टिकुलर्स लिख लो, यहाँ यूनिट लिख लो, यहाँ परसेंटेज लिख लो, यहाँ इक्विवेलेंट यूनिट लिख लो। एक बात बताओ, पहला तो कंप्लीटेड यूनिट, फीफो मेथड में मैंने बताया था कि कंप्लीटेड यूनिट के दो हिस्सों में बांटने हैं, एक तो ओपनिंग, दूसरा करंट ईयर, फिर नॉर्मल लॉस, फिर उसके बाद अबनॉर्मल लॉस, फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। कंप्लीटेड यूनिट टोटल 15,000 है, टोटल 15,000 है, जिसमें से ओपनिंग अगर 3,000 दिया हुआ है तो इस साल का 12,000 यूनिट कंप्लीट हुआ होगा। नॉर्मल लॉस 2400 है। अब नॉर्मल अभी निकाला 4 से, प्रोसेस अकाउंट बना लेना। अब नॉर्मल निकालने में कोई कंफ्यूजन हो तो ऑटोमेटिक बैलेंसिंग अब नॉर्मल गेन या लॉस आता है यूनिट का। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 2200, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का परसेंटेज कंप्लीशन 80%। अब देखो इसमें 80% इंटू करोगे 2200 इंटू 0.8 आ गया इक्विवेलेंट। वैसे ही सबका कर लो। देखो ओपनिंग देखो कितना परसेंट कंप्लीट था, 70। अगर 70% कंप्लीट था तो यही मैंने बताया था ना कि बैलेंस इस साल कंप्लीट होगा 30%, सिर्फ 30% बैलेंस इस साल कंप्लीट होगा। 70% कंप्लीट था तो ये करेंट ईयर वाला पूरा 100% कंप्लीट होगा। नॉर्मल लॉस मैंने बोला था 0% कंप्लीट, 0% परसेंटेज कंप्लीशन, उसको हम एज ए स्क्रैप बेच देते हैं। अब नॉर्मल लॉस कुछ ना बोले, क्या बोला है क्या, अब नॉर्मल लॉस कितना कंप्लीट हो गए, यहाँ पे बोला है स्क्रैप आर 100% कंप्लीटेड, यानी कि अब नॉर्मल जो लॉस है वो 100% कंप्लीट है। कुछ नहीं बोलता तो हम 100 ही लेते। अब इंटू करोगे 100% तो ये 400 आएगा, ये 0 तो 0 आएगा, नील आएगा, ये 100 तो 12,000 आएगा, ये 30 900 आएगा। आ गया इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, 900 12,000 760 400, ठीक है। टोटल इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ गया। दूसरे में पूछ रहा है कि कॉस्ट पर यूनिट बताइए। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलता है सर, कॉस्ट पर यूनिट निकलता है टोटल कॉस्ट, कोई नॉर्मल लॉस की रिकवरी है तो वो घटा दो, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट। टोटल कॉस्ट क्या है, ये रहा। नॉर्मल लॉस की रिकवरी, पहले टोटल कॉस्ट लिख लो, 33 12 720। नॉर्मल लॉस की रिकवरी, नॉर्मल लॉस यूनिट कितना है 2400। ये देखो स्क्रैप रियलाइज 50 पर यूनिट, यानी कि स्क्रैप हो गया, कोई आइटम खराब हो गया तो 50 रुपया बेच के आप कमा सकते हो, तो इंटू 50 कर दूंगा, आ गया रिकवरी। डिवाइड कर दो इक्विवेलेंट यूनिट से, कितना इक्विवेलेंट यूनिट जोड़ लो, यहाँ से उठा लेते हैं 15060, 15060 जो भी आएगा वो। ये सेम वही फॉर्मेट में मैंने बनाया है ना जो अभी पढ़ाया था, ये देखो इसको, और मैं वापस से उस कंसेप्ट पे आता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये हमने सेम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ये रहा कि कंप्लीटेड यूनिट के दो हिस्से करेंगे, करेंट ईयर एंड ओपनिंग। नॉर्मल लॉस लेंगे, अब नॉर्मल लॉस लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लेंगे। मैंने बोला था नॉर्मल लॉस है तो नॉर्मल गेन तो आएगा ही नहीं, नॉर्मल लॉस या नॉर्मल गेन दोनों में से एक होता है। परसेंटेज कंप्लीशन इंटू करेंगे, हमारे में मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड नहीं था अलग अलग, सीधा टोटल था, हमने टोटल में कर दिया। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलता है, वैसे मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड का अलग अलग दिया तो अलग करते हैं, नहीं तो रूल क्या है, कॉस्ट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट। अब मटेरियल का है तो मटेरियल का अलग कॉस्ट ले लो, इक्विवेलेंट यूनिट अलग ले लो, लेबर एंड ओवरहेड का अलग ले लो, नहीं है तो टोटल का ले लो। माइनस करोगे रिकवरी ऑफ नॉर्मल लॉस। अगर मटेरियल एंड लेबर एंड ओवरहेड का कर रहे हो तो रिकवरी हमेशा मटेरियल में से घटेगा, क्योंकि वो मटेरियल का स्क्रैप था ना।
तो इसलिए उसकी रिकवरी मटेरियल के लॉस में से घटेगी, मटेरियल की कॉस्ट में से घटेगी। ठीक, क्वेश्चन आसान था ये, 5 मार्क्स में आया था क्वेश्चन। चलो उसके बाद आ जाओ। चलो एक ये क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेस ए है, प्रोडक्शन रिकॉर्ड दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परसेंटेज दिया है ओपनिंग स्टॉक का। कौन सा मेथड से पूछा है? फीफो। सर फीफो मेथड लगाने के लिए ओपनिंग स्टॉक में कितना मटेरियल, कितना लेबर एंड ओवरहेड लगा है उसका परसेंटेज देना जरूरी है, नहीं तो फीफो मेथड लगेगा नहीं, क्योंकि कंप्लीटेड यूनिट को तो ओपनिंग और करंट ईयर में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक, चलो यूनिट कंप्लीटेड दिया है, इस साल कितना कंप्लीट हुआ है, इसमें दो हिस्से होंगे ना, एक ओपनिंग का और एक करंट ईयर का, इक्विवेलेंट यूनिट बनाते टाइम। यस सर, ये यूनिट इंट्रोड्यूस है, नीचे है यूनिट कंप्लीटेड, ये रहा। यूनिट कंप्लीटेड में दो हिस्से करेंगे, ये यूनिट इंट्रोड्यूस है, प्रोसेस कॉस्टिंग की डेबिट में आएगा, इस साल का खर्चा है, इस साल हमने इतना प्रोसेस में खर्चा किया है। ये क्या है? मंथ के एंड में, ये फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर बना रहे, 31 अक्टूबर को, ये क्लोजिंग स्टॉक होगा, है ना। चलो क्लोजिंग स्टॉक 100% कंप्लीट है मटेरियल में, एंड लेबर एंड ओवरहेड में 50%। आ जाओ, कॉस्ट रिकॉर्ड दिया है। ओपनिंग स्टॉक में ये खर्चे हैं, ओपनिंग स्टॉक में मटेरियल का अलग, लेबर एंड ओवरहेड का अलग, ये नहीं भी देता, जोड़ के एक साथ दे देता, तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए ओपनिंग का कॉस्ट मैं लूंगा ही नहीं। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए फीफो मेथड में सिर्फ करेंट ईयर का कॉस्ट लेना है, तो मुझे ये अलग अलग ना देता तब भी चलता। वैसे इनका सम कितना आएगा? 1,70,000, सिर्फ 1,70,000 एक तो प्रोसेस में डेबिट होगा, प्रोसेस के डेबिट में जाके एंट्री होगी इसकी टू ओपनिंग स्टॉक करके, और ये 170, टोटल में भी 170 देता तो क्वेश्चन बन जाता। हाँ बन जाता। कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर, इस साल का कॉस्ट है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। चलो एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, अभी सिर्फ रुपीस का कॉलम फिल नहीं करते, उसके लिए तो हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालने की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल मैं ऐसे लिखता हूँ, यूनिट टैली करने के लिए कि कोई अबनॉर्मल लॉस, लॉस वगैरह है क्या? नॉर्मल लॉस का तो नहीं दिया कुछ। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है कितना? तो सर ओपनिंग स्टॉक है 40,000। ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट कितना है? ये रहा ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट, अभी मैंने बोला 1,70,000, प्रोसेस में लिख दूंगा मैं 1,70,000। ठीक है, करेंट ईयर में मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ है, कितना हुआ है इंट्रोड्यूस? 1,80,000। इसका कॉस्ट नीचे दिया हुआ है, करंट ईयर का, सॉरी करंट मंथ का कॉस्ट, करंट मंथ का कॉस्ट कितना है? ये रहा 660 मटेरियल के लिए। वैसे हमसे पूछा क्या है, देखो प्रोसेस अकाउंट भी बनाइए, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट, अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी कि कंप्लीटेड यूनिट में कितना कॉस्ट आता है, क्लोजिंग स्टॉक का कितना कॉस्ट आता है, ये तो इतना तो ऐसे भी आपको सारा 4 स्टेप का ये चीज है, 4 स्टेप में ही पूछा है। ठीक, चलो आ जाओ। उसके बाद यहाँ पे डालोगे, सॉरी इरेज हो गया, लेबर डालोगे, ओवरहेड डालोगे। ठीक, लेबर कितना है सर? लेबर है 555,000, ओवरहेड है 925। ठीक है, चलो यूनिट कितना हुआ? यूनिट हुआ 220, यूनिट यहाँ भी 220 लिख लोगे। देखते हैं, अब देखो 220 में से कंप्लीटेड यूनिट कितना है? तो सर कंप्लीटेड यूनिट है बाय यूनिट ट्रांसफर 1,50,000, और क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है 70,000। तो अगर 150 और 70 कितना होता है? 220, यानी कि कोई अब नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस है ही नहीं, मैच हो गया ना यूनिट। ठीक, अब देखो आगे, ये तो हो गया प्रोसेस कॉस्टिंग का, इतना आप एंट्री डाल दोगे। आपको अब मेनली दो चीज निकालना है, एक तो कंप्लीटेड यूनिट का कॉस्ट, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट, है ना। उसके लिए यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा मैं टिक करा दूं, ये रहा प्रोसेस कॉस्टिंग, ये एंट्री डली है 40,000 ओपनिंग, उसका कॉस्ट मटेरियल का, लेबर, ओवरहेड, हमने ये एंट्री डाल दिया, बस ये दो निकालना है। चलो कंप्लीट एंड ट्रांसफर हुआ यूनिट का कॉस्ट निकालना है, एंड क्लोजिंग WIP का। पहला प्रोसेस हम क्या करते हैं,
तो पहला प्रोसेस करते हैं सर, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालते हैं। सर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालते हैं, क्योंकि उसके बिना बात नहीं बनेगी। इक्विवेलेंट यूनिट निकालते हैं। ये कौन सा मेथड है सर? फीफो मेथड है। फीफो मेथड में कंप्लीटेड यूनिट को दो हिस्सों में बांटते हैं, ओपनिंग और करंट ईयर। अगर कंप्लीटेड टोटल 1,50,000 है, कंप्लीटेड टोटल कितना है सर? 1,50,000 है और ओपनिंग 40 था, तो ओपनिंग पहले कंप्लीट हुआ होगा 40 और बैलेंस 110 बाद में कंप्लीट हुआ होगा, करेक्ट। और बाद उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 70,000। नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस कुछ है ही नहीं। परसेंटेज कंप्लीशन निकालने के लिए देखो, मटेरियल का दिया है, लेबर एंड ओवरहेड का एक ही है, तो एक ही कॉलम में बना सकते हैं, अलग अलग करने की जरूरत नहीं। जब सेम परसेंटेज कंप्लीशन दिया है ओपनिंग में भी और यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ पे है, क्लोजिंग में भी, तो आपको अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। चलो, करेंट ईयर वाला तो 100% कंप्लीट होगा, इसी बार बना है, 100% इक्विवेलेंट यूनिट में आएगा, मटेरियल भी, लेबर एंड ओवरहेड भी। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है, मटेरियल में 100% यूज हुआ है उसमें, एंड लेबर एंड ओवरहेड 50%। ओपनिंग स्टॉक बताओ, ओपनिंग स्टॉक सर मटेरियल 100% यूज हो चुका है ओपनिंग स्टॉक में, तो इस बार मटेरियल डालेंगे क्या? इस बार मटेरियल डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरी मटेरियल डल चुकी है जितना उसमें डलना था, तो मटेरियल 0%। इसी को तो मैं बोल रहा था, बैलेंस परसेंटेज इट टू बी कंप्लीटेड, अभी कितना और कंप्लीट करना है उतना खर्चा लगेगा ना इस बार। वैसे ही 25% लेबर एंड ओवरहेड, अगर 25% लेबर एंड ओवरहेड का खर्चा लग चुका है तो इस बार 75% लगेगा। अब देखो, मैंने सिर्फ परसेंटेज लिखा, आप इनटू करके परसेंटेज कंप्लीशन निकाल लेना। यहाँ पे टिक कर लेते हैं, 40,000 ठीक, 110 ठीक, 70, ये तो 100% कंप्लीट है, कंप्लीटेड यूनिट्स। ये 150%, तो 100% इतना आएगा, 50% 70,000 का कितना आएगा? 35,000। ओपनिंग में देखो, इस बार 0% लगेगा मटेरियल, क्योंकि पूरा कंप्लीट था ना मटेरियल में, मटेरियल डल चुकी थी ओपनिंग में, और लेबर एंड ओवरहेड 25% यूज हो गया था, तो इस बार 75% यूज हो गया, तो 75% कितना आएगा? 40 का 30,000। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जोड़ दो, मटेरियल का 180 आया एंड लेबर एंड ओवरहेड का 1,75,000 आया। पहले प्रोसेस अकाउंट बना लोगे, उसमें यूनिट वाला डाल दोगे सारा डिटेल, उससे आपको अबनॉर्मल गेन या अबनॉर्मल लॉस पता चल जाएगा। उसके बाद सबसे पहला बनाओगे आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के बाद दूसरा स्टेप में है कॉस्ट पर यूनिट। यहां बनाए कॉस्ट पर यूनिट। सर कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलता है? तो कॉस्ट पर यूनिट निकलता है, कॉस्ट ले लेंगे, अगर मटेरियल का निकाल रहे हैं तो मटेरियल का कॉस्ट, नॉर्मल लॉस की रिकवरी, पर इस केस में तो नॉर्मल लॉस यूनिट है ही नहीं, तो कुछ रिकवरी भी नहीं होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं। डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट, मटेरियल के लिए मटेरियल का इक्विवेलेंट यूनिट, लेबर एंड ओवरहेड के लिए लेबर एंड ओवरहेड का इक्विवेलेंट यूनिट। इसमें लेबर एंड ओवरहेड का कॉस्ट लेना है ना, इसमें मटेरियल का लेना है। अब बताओ, सिर्फ करेंट ईयर का मटेरियल का कॉस्ट ये रहा, ये रहा ऊपर, सिर्फ करेंट ईयर का मटेरियल का कॉस्ट लेना है कि ओपनिंग वाला भी लेना है? बताओ, मैंने फीफो मेथड में क्या पढ़ाया था कि कॉस्ट पर यूनिट के लिए सिर्फ करेंट ईयर कॉस्ट लेते हैं, क्योंकि यूनिट में भी सिर्फ करेंट ईयर में जो यूनिट बने हैं वो हमने लिया है, तो करेंट ईयर में सिर्फ क्या है? मटेरियल का कॉस्ट 660 डाल दोगे आप, 660। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना है मटेरियल का? 1,80,000। वैसे ही लेबर एंड ओवरहेड में भी सिर्फ करंट ईयर का कॉस्ट लोगे, करंट ईयर का कॉस्ट क्या है? ये रहा 555 प्लस 925, आ जाओ 14,80,000। इक्विवेलेंट यूनिट कितना है लेबर एंड ओवरहेड का? 1,75,000। कितना आ जाएगा आप करके बताओ फटाफट? 3.6667, ये आ जाएगा 8.45714। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट आ गया। कंसेप्ट जो पढ़ाया था 100% सेम यूज कर रहा हूँ, सेम फॉर्मेट में भी यूज कर रहा हूँ जैसे पढ़ाया था। अब आ गया वैल्यू निकालने का, क्यों? क्योंकि प्रोसेस कॉस्ट में ये अमाउंट डालने हैं ना, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एंड कंप्लीटेड यूनिट की वैल्यू। चलो, ये अब मिटा दूं मैं,
कॉस्ट पर यूनिट। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, बताओ क्लोजिंग स्टॉक में मटेरियल भी लगा है, लेबर एंड ओवरहेड भी लगा है। मटेरियल के लिए क्लोजिंग स्टॉक कितना परसेंट कंप्लीट है, कितना कंप्लीटेड यूनिट है, पूरा 70,000। लेबर एंड ओवरहेड के लिए क्लोजिंग स्टॉक कितना इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है, 35,000। और रेट क्या है इनका कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल का 3.6667 और इसका 8.45714। ये आ जाएगा, बताओ कितना आएगा क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट। यहां से मैं लिख देता हूं, आप ऐड करके लिख लेना, इतना ही आएगा 667। ठीक है, चलो क्लोजिंग स्टॉक कितना मटेरियल कितना इक्विवेलेंट यूनिट है, मटेरियल के लिए कितना इक्विवेलेंट यूनिट है, लेबर एंड ओवरहेड के लिए लिया और उसके रेट कॉस्ट पर यूनिट से इनटू कर दिया। यूनिट कंप्लीटेड, ये इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट वाली जो चीज पढ़ा रहा था उसमें लास्ट कंसेप्ट यही पढ़ाया था कि वैल्यूएशन करते टाइम कैसे निकालेंगे। यूनिट कंप्लीटेड में देखो दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा ना, ओपनिंग और करेंट ईयर। करेंट ईयर में तो सर 1,10,000 कंप्लीट है और 1,10,000 पे वो ऐसे कर लो अलग अलग, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। करेंट ईयर में तो सर, करेंट ईयर में मटेरियल भी 1,10,000 मटेरियल के लिए भी लेना है आपको, लेबर एंड ओवरहेड के लिए भी इक्विवेलेंट यूनिट कितना लेना है 1,10,000, क्योंकि करंट ईयर के यूनिट तो 100% इसी बार कंप्लीट हुए हैं, और रेट से इंटू कर दोगे। इसी को मैं बोल रहा था कि टोटल यूनिट को सीधा इन दोनों रेट को जोड़ के इंटू कर देते, जोड़ने पे ये रेट आ रहा है ना। इसमें तो टोटल मटेरियल टोटल लेबर एंड ओवरहेड का कॉस्ट जुड़ा है ना सारे यूनिट पे। ओपनिंग का देखो जो भी आएगा कितना आएगा सर, ये आएगा 13,33,619। ओपनिंग का देखो, ओपनिंग में ऑलरेडी 1,70,000 एक्सपेंडिचर हो चुके थे। ओपनिंग में सर, ओपनिंग में ऑलरेडी ओपनिंग में 1,70,000 खर्चा हो चुका था ओपनिंग में, प्लस इस बार भी तो कुछ खर्चा हुआ है। इस बार देखो मटेरियल का तो कुछ खर्चा नहीं हुआ क्योंकि मटेरियल पूरा लग चुका था 100%, पर लेबर एंड ओवरहेड का खर्चा हुआ है। कितना माना गया इक्विवेलेंट यूनिट, 30,000। तो ओपनिंग के लिए 30,000 इक्विवेलेंट यूनिट एंड लेबर एंड ओवरहेड का क्या रेट है कॉस्ट पर यूनिट, 8.45714। ये जोड़ दोगे दोनों को तो ये आ जाएगा, इसका टोटल कर दोगे तो कंप्लीटेड यूनिट का कॉस्ट आ जाएगा। प्रोसेस कॉस्ट में डाल देंगे ना, कंप्लीटेड यूनिट का कॉस्ट कितना आ रहा है यहाँ पे 17,57,333, और ये कितना आ रहा है 423,714। ठीक है, चलो एक WIP का क्वेश्चन देखते हैं अगला। शायद नवंबर 20 में ही WIP का क्वेश्चन पूछा था, वही देख लेते हैं। ये रहा, नवंबर 20 में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 4 का है 10 मार्क्स का। ठीक है, वेटेड एवरेज कंसेप्ट में मैंने क्या पढ़ा था याद करो। वेटेड एवरेज कंसेप्ट में सर कॉस्ट पर यूनिट निकालते टाइम वहां पे कॉस्ट में ओपनिंग का और करंट ईयर का दोनों लेना है, और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालते टाइम सीधा कंप्लीटेड यूनिट लेना है, उसमें ओपनिंग और करंट ईयर करने की जरूरत नहीं है, दो जगह चेंज। यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रोसेस 1 का डिटेल है ये। ओपनिंग WIP दिया है 3,000, कॉस्ट दिया है उसका। ओपनिंग WIP का परसेंटेज कंप्लीशन देना जरूरी नहीं है, वो फीफो मेथड में जरूरी है, क्योंकि फीफो में अलग अलग परसेंटेज कंप्लीशन लिखते हैं। पर यहाँ पे ओपनिंग जो वो ओपनिंग का वो है, क्या बोलते हैं, ओपनिंग WIP है, उसमें मटेरियल और लेबर ओवरहेड का अलग अलग देना जरूरी है, कॉस्ट इंडिविजुअल कॉस्ट। यही मैंने लिखा था अपने नोट्स में अलग अलग बना के, है कि नहीं, याद आ रहा है कुछ। चलो याद नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक में जाओ और वापस से देखो, उसको ध्यान से सुनो, उसी चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कंसेप्ट पढ़ाते टाइम। आ जाओ, ये रहा ओपनिंग का कॉस्ट, मटेरियल इतना है, लेबर इतना है, ओवरहेड इतना है। ठीक, करंट ईयर में मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ 42,000, उसमें मटेरियल कॉस्ट ये रहा, करंट ईयर में लेबर ओवरहेड ये लगे, कोई दिक्कत नहीं है।
स्क्रैप टोटल वेस्ट हुआ है यूनिट 4800। बोला नहीं कि ये नॉर्मल लॉस है कि टोटल लॉस है, पर टोटल लॉस है बोल रहा है, हम खुद ही निकालेंगे कि सिर्फ ये नॉर्मल है कि अब नॉर्मल भी है इसमें। डिग्री ऑफ कंप्लीशन किसका है? ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन सर स्क्रैप ऊपर दिया है ना, तो स्क्रैप का होगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन, स्क्रैप का है। ठीक, अगर स्क्रैप में कोई अबनॉर्मल लॉस है तो अबनॉर्मल लॉस के लिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन है, क्योंकि नॉर्मल लॉस तो हमेशा 0% कंप्लीट मानते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट। नॉर्मल लॉस तो ले आते ही खराब हो गया होगा वो स्टॉक, हम बनाए ही नहीं होंगे उसको, 0% कंप्लीटेड, ना मटेरियल लगा होगा ना लेबर एंड ओवरहेड लगा हुआ। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक दिया है यूनिट 4200, और क्लोजिंग स्टॉक का क्या दिया है आपको? डिग्री ऑफ कंप्लीशन की क्लोजिंग स्टॉक में कितना लगा है मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड। यूनिट फिनिश एंड ट्रांसफर, कितना यूनिट ट्रांसफर हो गया वो दिया है। नॉर्मल लॉस दिया है 4% ऑफ इनपुट, कुछ ना बोले तो इनपुट क्या है? सिर्फ जो इंट्रोड्यूस हुआ है, पर यहां हमेशा बोल रहा है कि ओपनिंग को भी लेना है, ओपनिंग को भी लेना है इनपुट में। वैसे आपको क्लियर बोलेगा कि सिर्फ करेंट ईयर इंट्रोड्यूस की ओपनिंग को भी लेना है। बताओ कितना स्टॉक था? 3000। इस साल कितना है? 42,000। 3000 प्लस 42,000 45,000 इंटू करना है 4%, ये आ जाएगा नॉर्मल लॉस। तो सर 45,000 का 4%, ये 1800 नॉर्मल लॉस आ गया, पर टोटल लॉस तो 4800 है, तो 3000 एक्स्ट्रा लॉस है, उसको क्या बोलते हैं? एनी लॉस ओवर एंड अबव नॉर्मल लॉस इज अब नॉर्मल लॉस। यही पढ़ाया था अब नॉर्मल का डेफिनेशन। चलो, अब नॉर्मल लॉस है 3000। अगर हम यहाँ प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं तो कैसा बनेगा प्रोसेस अकाउंट? यहीं पे बना दूं मैं। चलो, अगर हम यहाँ प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं तो सर प्रोसेस अकाउंट में यूनिट रुपीज, यूनिट रुपीज, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग WIP कर दोगे आप, करेंट ईयर वाला इंट्रोड्यूस, ओपनिंग मटेरियल करेंट ईयर इंट्रोड्यूस, टू लेबर, टू ओवरहेड। ठीक है, ओपनिंग में 3000 है, करेंट ईयर में 42,000 यूनिट है लेबर ओवरहेड। ठीक, उसके बाद बाई नॉर्मल लॉस, बाई अब नॉर्मल लॉस इधर ही आता है। प्रोसेस अकाउंट बार बार ध्यान करो, प्रोसेस अकाउंट में किधर कौन सी पढ़ाया था मैंने। बाई ट्रांसफर यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप अच्छे से लिखना पूरा। बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर कितना है सर? 36,000 है। ये टोटल यूनिट का कितना हो जाएगा? 45,000। तो यहाँ भी टोटल 45,000 आनी चाहिए। यस। नॉर्मल लॉस कितना है सर? 1800। अब नॉर्मल लॉस 3000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? दिया है 4200। ये सब डालने के बाद मैच करेगा, 100% मैच करेगा। चलो, कॉस्ट डाल दो। ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट कितना है? ओपनिंग स्टॉक में ये तीनों जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ जल्दी? 81,500 प्लस 32,400 प्लस 90,000, ये कितना आ गया? 3,02,900 ओपनिंग का खर्चा, 3,02,900। उसके बाद मटेरियल 3604, 4,50,000, एंड लेबर एंड ओवरहेड कितना आएगा? 1518, है ना। चलो, यहाँ पे क्या आता है? नॉर्मल लॉस की रिकवरी। नॉर्मल लॉस जो यूनिट है उसकी रिकवरी कॉस्ट में से रिड्यूस करना है हमें। रिकवरी कितना है? हर एक नॉर्मल लॉस जो स्क्रैप यूनिट है उसको 62.5 के रेट से आप बेच सकते हैं। तो ये आ गया 1,12,500 है, यहाँ पे डाल दोगे। अब देखो, इनकी वैल्यूएशन करनी है, कॉस्ट पर यूनिट निकालना जरूरी है, तभी तो वैल्यू करेंगे इनको। सेकेंड जो स्टेप है वो है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं प्रोसेस अकाउंट को, आते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट यूनिट लिख दो, कोई नहीं। यहाँ पे लिख लो पर्टिकुलर्स
है ना। यूनिट मटेरियल में कितना कंप्लीट है इक्विवेलेंट, लेबर एंड ओवरहेड में कितना है परसेंटेज, परसेंटेज यूनिट, यूनिट। ठीक, चलो बताओ वेटेड एवरेज में क्या कंप्लीटेड यूनिट को हम ओपनिंग और करेंट ईयर में बाइफरकेट करते हैं, नहीं करते हैं, यही पढ़ा है। तो सर वेटेड एवरेज को कंप्लीटेड को सीधा मैं लिख दूंगा 36,000, और कंप्लीटेड यूनिट तो 100% कंप्लीट होता है ना, तो 36,000, इसमें भी 100% कंप्लीट होगा 36,000। दूसरा नॉर्मल लॉस यूनिट, वैसे 1800 है, नॉर्मल लॉस यूनिट 0% कंप्लीट होता है तो 000 आ जाएगा तीसरा। अब नॉर्मल लॉस यूनिट, अब नॉर्मल लॉस यूनिट 3000 है, वैसे कुछ ना बोले तो 100% कंप्लीटेड मानते हैं, पर क्वेश्चन में जब दिया है तो आ जाओ क्वेश्चन पे कितना है स्क्रैप। ये स्क्रैप किसके लिए यूज किया है, अब नॉर्मल लॉस यूनिट की कितना परसेंट कंप्लीट है उसके लिए। मटेरियल 100%, लेबर 70%। मटेरियल 100%, 100% मतलब 3000 ही आएगा, लेबर 70%, 70% मतलब 2100। और फोर्थ क्या है, फोर्थ है सर क्लोजिंग स्टॉक, कितना है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 4200, कंप्लीशन 150, 4200, परसेंटेज कंप्लीशन 100, 100 होगा तो 4200 ही आएगा, 50 होगा तो 2100 आएगा। इसको जोड़ दो तो वो इसको जोड़ दो तो आ जाएगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ऐड करके बताओ कितना आएगा, 36 प्लस 3 प्लस 43,200। ठीक है, इसको भी जोड़ के बताओ, आप ऐड कर लेना, वैसे आएगा 40,200। ठीक, थर्ड स्टेप अपना क्या है, तो थर्ड स्टेप है सर यहाँ पे भी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वैसे ही निकाला है 43,200 एंड 40,200। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को हमने निकाल लिया ना, अब इसको इरेज करते हैं, थोड़ा स्पेस ले आते हैं। कॉस्ट पर यूनिट बताओ, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलता है, कॉस्ट पर यूनिट निकलता है सर टोटल कॉस्ट ले लो, अगर मटेरियल का निकाल रहे हो तो नॉर्मल लॉस की रिकवरी घटा दो, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट, लेबर एंड ओवरहेड का ले रहे हो तो टोटल कॉस्ट में से इक्विवेलेंट यूनिट डिवाइड कर दो। ठीक, क्या कॉस्ट में ओपनिंग एंड करेंट ईयर दोनों लेंगे, यस, यही तो चेंज है यहाँ पे, वेटेड एवरेज में कॉस्ट में ओपनिंग एंड करेंट दोनों लेंगे। कॉस्ट में मटेरियल का कॉस्ट देखो, ओपनिंग एंड करेंट दोनों लेंगे, ओपनिंग एंड करेंट ईयर दोनों लेंगे। मटेरियल का ओपनिंग का कॉस्ट ये, करेंट ईयर का कॉस्ट ये, दोनों ऐड करके लेना है। 180,500 प्लस 3604, 3784,500 माइनस नॉर्मल लॉस की रिकवरी। नॉर्मल लॉस की रिकवरी किस रेट से नॉर्मल लॉस रिकवरी हो रहा है, ये कितना अमाउंट आया था, वैसे हमने इंटू कर लिया है 1,12,500, 1,12,500 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 43,200, निकालो कितना आता है 85 आएगा। वैसे ही इसका ले लो, इसका कैसे आएगा, तो सर ओपनिंग का भी लेबर एंड ओवरहेड का खर्चा जोड़ दीजिए, ओपनिंग का 32,400 प्लस 90,000, करेंट ईयर का भी लेबर एंड ओवरहेड का खर्चा जोड़ दीजिए, 20,90,400 और डिवाइड कर दीजिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से, और ये कितना आ जाएगा लेबर एंड ओवरहेड का, तो ये आ जाएगा सर 52। टोटल में कितना हो जाएगा, टोटल में हो जाएगा 52 प्लस 85 137। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने अलग अलग लेबर को ओवरहेड को कर दिया है, थोड़ी सी आपको टाइम बचाने की जरूरत है, आप साथ में कर देना, जोड़ के 52 ही आया है ना अपना भी। ठीक, 52 आया है। अब वैल्यूएशन कर ले, चलो अगर आप वैल्यूएशन करते हो तो कंप्लीटेड यूनिट कितना है, कंप्लीटेड यूनिट कितना है 36,000। कंप्लीटेड यूनिट पे तो पूरा कॉस्ट लगा होगा लेबर एंड ओवरहेड का, 137 से इंटू कर दोगे तो कितना आ जाएगा इंटू 36,000, ये आया ना 49। ये यहाँ कंप्लीटेड यूनिट के कॉस्ट में लिख दोगे, कितना आया सर, ये आया 49, 32
क्या इतना ही फाइनल आंसर है? आ जाओ यहाँ पे दिखाता हूँ, 4932। वैसे ही देखो, क्लोजिंग स्टॉक में कितना है? कंप्लीटेड यूनिट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। क्लोजिंग स्टॉक में था मटेरियल के लिए 4200 एंड लेबर एंड ओवरहेड के लिए 2100। सर मटेरियल के लिए तो था 4200, लेबर एंड ओवरहेड के लिए था 2100। मटेरियल का खर्चा है 85, लेबर एंड ओवरहेड का खर्चा है सर 52। ये जोड़ के आप बता दो, 4200 इंटू 85, 2100 इंटू 52, ये आ गया 466,200। दोनों जोड़ के लिखोगे तो देखो यहाँ पे 466,200, ठीक है। चलो यहाँ पे डाल देते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में 466,200। आ गया अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस देखो, अब नॉर्मल लॉस के लिए क्या है? मटेरियल इक्विवेलेंट है 3000, ये 2100। अब नॉर्मल लॉस में मटेरियल है 3000, लेबर एंड ओवरहेड है 2100, मटेरियल का 85 है, लेबर एंड ओवरहेड का 52 है। निकाल के बताओ। थ्री सिक्सटी फोर टू हंड्रेड डाल दो यहाँ प्रोसेस कॉस्ट में, 364,200। आसान है, इतना सिंपल 4 स्टेप में बनने वाली चीज है, चाहे वेटेड एवरेज का पूछे या ऐसे पूछे। एक नॉर्मल क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें इतना झंझट ना हो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का। अब क्वेश्चन बनाना रिवीजन करने के बाद अपने आप सारा क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने दोनों का पढ़ाया हुआ अप्लाई करके बता दिया क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और, चलो ये देखो, वैसे आपके बुक में भी क्वेश्चन है पर ये सेम क्वेश्चन ऐसे ही आया था मई 2012 में। देखते हैं, दो प्रोसेस का है ए एंड बी। क्या लिखा है? ए अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू टू प्रोसेस ए एंड बी, ठीक। इनपुट इनटू प्रोसेस ए, पहले वो इनपुट प्रोसेस ए में आता है, 8000 यूनिट आया है प्रोसेस ए में और 9 रुपए के रेट से वो मटेरियल खरीदा गया है। ये बना के भेजेगा प्रोसेस बी को, प्रोसेस बी से फाइनल गुड्स निकलेगा, करेक्ट। चलो अदर इन्फॉर्मेशन देखो, आउटपुट, इधर से आउटपुट कितना निकला है? 7500। 5% नॉर्मल लॉस है, देख लेंगे 5% नॉर्मल लॉस के बाद वो प्रोसेस अकाउंट बना के कुछ अगर एक्स्ट्रा लॉस आ रहा है तो वो अब नॉर्मल लॉस होगा, जाके अब नॉर्मल लॉस आ सकता है या अब नॉर्मल गेन, देख लेंगे वो तो। स्क्रैप, नॉर्मल लॉस जो आएगा उसकी रिकवरी इंटू 2 करोगे, स्क्रैप का दिया हुआ है। डायरेक्ट वेजेस डेबिट साइड में पोस्ट करोगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, अगर मान लो इस प्रोसेस में से इसको ट्रांसफर किया या फिर कहीं बेचा, सेल किया, तो अगर प्रोसेस में से सेल करते हैं तो सेलिंग प्राइस 15 रुपीज है ना। चल उसके बाद प्रोसेस बी में आया गुड्स, प्रोसेस बी ने इतना आउटपुट दिया, प्रोसेस बी में कितना आया, ये इरेज कर दो, जरा पहले प्रोसेस ए बनाते हैं, ठीक है। आगे पढ़ लो। टोटल ओवरहेड वाज रिकवर्ड एज सर्टेन परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेज। टोटल ओवरहेड है, दोनों प्रोसेस का नहीं है, टोटल में, तो दोनों प्रोसेस में बांटना पड़ेगा ओवरहेड का खर्चा, ठीक। एज अ सर्टेन परसेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेज, एक तो तरीका ये है ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट वेजेज करो, टोटल में डायरेक्ट वेजेज जो भी परसेंटेज आएगा, जितना भी दोनों का वेजेज है ना उतने परसेंट उस पर अप्लाई कर दो। ये तरीका है, सिंस डायरेक्ट वेजेज का परसेंटेज है तो वेजेज के रेशियो में बांट देंगे, वेजेज के रेशियो में बांटेंगे तो क्या आएगा 1:2, यानी कि इसको 1/3 मिलेगा, इसको 2/3 मिलेगा ओवरहेड का खर्चा का एलोकेशन। चलो
अगला है सेलिंग एक्सपेंसेस दिस मंथ। देखो प्रोसेस कॉस्टिंग में सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं आता है, प्रोसेस का काम है बना के दूसरे गुड्स दूसरे प्रोसेस को भेजना। ये कहाँ पे आएगा? बाई चांस अगर क्वेश्चन में पीएल पूछा है क्या? नहीं पूछा है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछता तो हम सेलिंग एक्सपेंस वहां लिखते हैं। दोनों प्रोसेस से निकलने के बाद में गुड्स बिकेगा भी तो, ये जो गुड्स है वो बाद में बिकेगा भी तो। ए के बाद बी में गया, बी के बाद फिनिश गुड्स आया, फिनिश गुड्स क्या होगा? सेल होगा, सेल होगा तो पीएल में जाएगा इसका रेवेन्यू, वैसे ही सेलिंग एक्सपेंस भी पीएल में जाएगा। ठीक, दीज आर नॉट अलाउड टू प्रोसेस, दीज आर नॉट एलोकेटेड टू प्रोसेस, वैसे बोल दिया कि सेलिंग एक्सपेंस एलोकेट नहीं करेंगे। 2/3 ऑफ द आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए, ये दिया है ना। प्रोसेस ए का, प्रोसेस ए में कितना आउटपुट था? 7500, उसका 2/3 बी को ट्रांसफर हुआ है, बी को ट्रांसफर हुआ है एंड बैलेंस वाज सोल्ड। 2/3 मतलब 5000 बी को गया है एंड बैलेंस क्या हुआ है? सेल हो गया है। ठीक, चलो प्रोसेस ए बनाओ। इनपुट आया इतना, कॉस्ट दिया हुआ है, 9 रुपीज से इंटू करोगे तो इतना ही आएगा। 9 रुपीज रेट दिया था। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड, ओवरहेड बताओ, वेजेस के बेसिस में बांटा हुआ है, 1/3 इसको मिला। ठीक, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कितना दिया हुआ है? नॉर्मल लॉस सर दिया हुआ है 5%। इनपुट का 5% कितना आएगा नॉर्मल लॉस? 8000 का 0.05 करोगे तो 400। अगर ये 400 आया, यहाँ पे क्या लेते हैं? रिकवरी, 2 रुपया है ना, स्क्रैप में बेच सकते हैं। नॉर्मल लॉस को इंटू 2 करोगे तो आ जाएगा 800। ठीक, आउटपुट कितना निकला है? तो 7500 निकला है। और जिसमें से अब देखो, ये डाल दोगे, आउटपुट टोटल डाल दोगे, तब भी बैलेंस बच जाएगा। बैलेंस जो बच जाएगा एक्स्ट्रा लॉस, वो क्या है? अब नॉर्मल लॉस। ठीक है, यही तो है, यूनिट में सब चीज डाल दोगे तो बैलेंस अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल लॉस खुद ही आ जाएगा। 7500 जो है उसमें से 5000 तो इसको भेजा है बी को, ट्रांसफर टू बी, एंड बचा हुआ जो सेल किया है ना, बचा हुआ जो सेल किया है वो हम कॉस्टिंग पीएल या पीएल करके लिख देंगे। ठीक, कॉस्टिंग पीएल करके लिखना चाहिए। अब देखो, चाहे ऑबनॉर्मल लॉस हो या फिर बी को कितना भेजा या फिर बेचा कितना, उसका कॉस्ट निकालने के लिए आपको कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलता है? टोटल कॉस्ट, ये रहा टोटल कॉस्ट माइनस रिकवरी डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट। इक्विवेलेंट यूनिट को आप शॉर्टकट में ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर परसेंटेज कंप्लीशन वगैरह नहीं लगाना तो नॉर्मल यूनिट लिया जाता है। नॉर्मल यूनिट मतलब टोटल यूनिट में से, टोटल यूनिट में से नॉर्मल लॉस यूनिट घटा के, नॉर्मल लॉस का हम कॉस्ट भी, नॉर्मल लॉस का लॉस भी कस्टमर से चार्ज करते हैं, तो नॉर्मल लॉस का यूनिट घटाना पड़ेगा। तो नॉर्मल लॉस की यूनिट 400 घटाया है, आ गया कॉस्ट पर यूनिट। यही कॉस्ट पर यूनिट इंटू कर दोगे इसमें तो ये आ जाएगा, इसमें ये, इसमें ये जो है जो प्रोसेस बी को भेजा 62,500 के लिए, वो प्रोसेस बी के लिए खर्चा है, तो प्रोसेस बी 62,500 दिखाएगा प्लस 5000 यूनिट जो आया वो। प्रोसेस बी के अपने जो खर्चे वो डाल दोगे, ये डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस एंड ओवरहेड, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड ओवरहेड। अब देखो यूनिट में देखो, प्रोसेस बी, बी को इतना मिला। नॉर्मल लॉस देखते हैं प्रोसेस बी का कितना है। नॉर्मल लॉस है सर 10% एंड आउटपुट है 4800। नॉर्मल लॉस 10% डाल दिया, आउटपुट है 4008, 10% डालोगे 5000 का इतना आएगा। तब भी देखो मैच नहीं कर रहा है। मैच क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ पे शॉर्टेज है, यहाँ पे जो शॉर्टेज है वो क्या होता है? बैलेंसिंग अब नॉर्मल गेन। ठीक, चलो इसमें क्या लिखते हैं? इसमें लिखते हैं नॉर्मल लॉस की रिकवरी 5 से यूनिट है। किस रेट से स्क्रैप बिकता है प्रोसेस बी का? तो स्क्रैप बिकता है सर 10 रुपीज के रेट से, 5000 आ जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मल, अब देखो कॉस्ट पर यूनिट निकालने की जरूरत है। यहाँ पे भी कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट लोगे आफ्टर रिकवरी ऑफ अब नॉर्मल लॉस यूनिट डिवाइड बाई ये टोटल यूनिट माइनस, टोटल यूनिट माइनस क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल लॉस यूनिट। तो आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट से इंटू कर दोगे तो जो ये है, सिंस फिनिश गुड्स के कॉस्ट में है, फिनिश गुड्स बिकता है तो आप कॉस्टिंग पीएल भी लिख सकते हो, अगर सेल हो गया तो, नहीं तो टू फिनिश गुड्स भी लिख सकते हो। ठीक, चलो यहाँ पे कॉस्टिंग पीएल भी बना दिया है। देखो प्रोसेस ए जो बिका था 2500, उसका कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट यही आया था प्रोसेस ए में। प्रोसेस बी जो बिका था उसका कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट ये आया था।
प्रोसेस ए का सेल प्राइस जो बिका था, प्रोसेस ए ने बेचा था, प्रोसेस बी ने जो यूनिट बेचा था, सेल प्राइस दिया हुआ है 25 रुपीज, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोसेस आ गया। अब नॉर्मल लॉस प्रोसेस ए में था, अब नॉर्मल लॉस कॉस्टिंग पीएल में डेबिट होता है, मैंने बताया था, पर रिकवरी के घटाने के बाद जो बेच के हम ले लिए उसको नेट ऑफ रिकवरी। अब नॉर्मल लॉस सर डेबिट हुआ है, पर नेट ऑफ रिकवरी क्यों, 2 रुपया था ना रिकवरी, वो स्क्रैप बेच सकते थे प्रोसेस ए का, याद करो, रिकवरी घटाने के बाद, याद आ रहा है कंसेप्ट। वैसे ही अब नॉर्मल गेन, अब नॉर्मल गेन भी रिकवरी घटाने के बाद आया हुआ है कॉस्टिंग पीएल में, क्यों, मैंने बोला था अब नॉर्मल गेन नहीं भी होता ना, अब नॉर्मल गेन नहीं भी होता ना, तो उस स्टॉक को अगर लॉस हुआ होता, डिस्ट्रॉय हुआ होता, तो हम 10 रुपए के रेट से बेच देते, क्योंकि हमारे को तो नॉर्मल लॉस, हमारे को स्क्रैप बेचने का प्राइस दिया हुआ है ना 10 रुपीज। चलो, और सेलिंग एक्सपेंस डाला, अनप्रॉफिट निकल गई, ठीक है। चलो, प्रोसेस कॉस्टिंग मेरे हिसाब से मोर देन सफिशियंट है, इतना कॉन्सेप्ट, आप इस पे और सारे क्वेश्चन बना लो, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ये सारे नोट्स और जो क्वेश्चन का बुक होगा मैं डाल दूंगा, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, ठीक।